अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान मिर्ज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। तो आज हम स्टडी करेंगे थ्योरम 11.1.3। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस थ्योरम के लिए समझना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो ये थ्योरम 11.1.1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर अगर लाइन सेगमेंट पे एक राइट बाइसेक्टर हो, उसका कोई सा भी पॉइंट हम ले लें तो वो इस जो लाइन सेगमेंट होगा उसके एंड पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस रखेगा। यानी कि पी ए, अगर ये पी पॉइंट लिया हमने तो पी ए और पी बी आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक पोस्टुलेट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका समझे कन्वर्स है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। इसका मतलब कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के से इक्वल डिस्टेंस रखता है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है किस पे लाई कर रहा होगा, ये ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होगा। और राइट बाइसेक्टर भी एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ, पहले भी आपने समझा हुआ होगा। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर उस लाइन सेगमेंट को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर इस पॉइंट को अगर हम कह दें कि ये पॉइंट ओ है, तो ए ओ और ओ बी आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है ए ओ और ओ बी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे जो आपको लाजमी ये दोनों अच्छी तरह समझ लेने, याद रखने, क्योंकि इन दो पॉइंट्स का यूज़ इस थ्योरम के अंदर जो कि आप 11.1.3 कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसका यूज़ दोनों थ्योरम का मौजूद है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरम की तरफ आते हैं। तो देखें, ये थ्योरम का पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक किसी भी ट्रायंगल यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसका राइट बाइसेक्टर्स हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, ट्रायंगल कोई सी भी हो। मगर यहाँ पे जैसे कि फिगर के अंदर आपको नज़र आ रही है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो ये ट्रायंगल ली गई है, इसके तीनों साइड्स इक्वल नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये एन ओ जो हमने अगर ये ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पे यहाँ नज़र आ रहा है हमें कि ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर एन ओ ड्रॉ हुआ है और ए सी के ऊपर एम ओ और इसी तरह बी सी के ऊपर पी ओ, ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसमें देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने से एक मसला ये आ गया है कि यहाँ पर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसकी वजह से अगर इसको आगे तक अगर हमने प्रोड्यूस करते हैं तो ये पॉइंट ए के साथ जाके बिल्कुल स्ट्रेट मिलती है। जबकि अगर कोई स्केलन ट्रायंगल लें तो स्केलन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे उसूलन कोई स्केलन ट्रायंगल लेनी चाहिए थी, और ऐसी ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल जो कि उसके तीनों एंगल्स भी अक्यूट हो, यानी कि 90 से लेस हो मगर इक्वल ना हो। ठीक है, तो मैं एक और ट्रायंगल आपको दिखाता हूँ जिसमें मैंने इसके एक स्केलन ट्रायंगल ली है। तो ये देखें, मैंने एक स्केलन ट्रायंगल ली है जिसका एक एंगल मैंने 45 का ले लिया, एक 60 का एंगल ले लिया और एक तकरीबन 75 डिग्री का एंगल ले लिया। तो जब इस पे मैंने दो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। देखो, एक राइट बाइसेक्टर ये एन ओ नज़र आ रहा है और एक एम ओ नज़र आ रहा है। दो राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ये तीसरा राइट बाइसेक्टर जो अगर ये बी सी के ऊपर आएगा तो ये राइट बाइसेक्टर भी ओ पॉइंट को टच करे। तो बी सी पे अगर एक राइट बाइसेक्टर बनाया जाए तो हमें ये लाजमी ओ पॉइंट को टच करना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट यानी कि किसी भी लाइन के कोई
दो या दो से ज़्यादा लाइंस हों, अगर वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कहते हैं वो तीनों लाइंस या तीन से ज़्यादा लाइंस कॉनकरेंट लाइंस हैं। तो हमें तीसरी लाइन, ये जो हमारे ये परपेंडिकुलर यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो वो हमारा ओ पॉइंट को टच करना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। दो राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट तो ज़रूर करेंगे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, मगर तीसरा पॉइंट हमें ये प्रूव करना है कि ये तीसरा अगर राइट बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ किया गया तो वो भी ओ पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो है कॉन्करेंट है। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसके अंदर हमें करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो हम BC के ऊपर एक मिड पॉइंट ले लेंगे। हम BC को यहाँ पे तो हम जब आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में तो हम वहाँ पे इसको बाइसेक्ट कह रहे हैं लिखना, लिख तो बाइसेक्ट रहे हैं मगर सिर्फ इसमें क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करके इसको बीच में से मिड पॉइंट हम इसका एक इसका एक तरह से हमने सर्च कर लिया। तो ये अगर फर्स्ट कर लें, एक ये मिड पॉइंट हमने इसका ये ले लिया, ये पॉइंट मिड है तो, और इसको कह दिया हमने कि ये पॉइंट P है। तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, क्या हमने OP को ज्वाइन कर देना है और फिर इसी तरह OA, OB और OC तीनों को ज्वाइन करेंगे। अब आप उसके बाद देखिएगा कि देखें मैं ये ज्वाइन करता हूँ किस तरह, तो हम यहाँ पर तो ये देखें हमने O को P के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसी तरह O को A के साथ ज्वाइन करना है, O को B के साथ ज्वाइन करना है और O को C के साथ ज्वाइन करना है। तो ये भी हम कर लेते हैं। तो अब देखें ये हमने तीनों पॉइंट हमने ये भी ज्वाइन कर दिया, O को A के साथ, O को B के साथ और O को C के साथ। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें बाइसेक्टर्स के साइज डिफरेंट हैं, यानी कि एनोड्स बाइसेक्टर जो है सबसे बड़ा बाइसेक्टर नज़र आ रहा है, MO सबसे छोटा और OP भी डिफरेंट नज़र आ रहा है, तीनों बाइसेक्टर डिफरेंट हैं। जबकि जो फिगर आपने जो बुक वाली फिगर है उसमें ये बाइसेक्टर्स तीनों इक्वल हैं क्योंकि वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ली गई है। और उसके अलावा क्या डिफरेंस है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाइसेक्टर के साथ जैसे BO और M जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, इसी तरह AO और P एक स्ट्रेट लाइन हो, या CON, ये तीनों देखें लाइंस जो है बिल्कुल O के बाद ये टर्न हो रही है लाइन। ठीक है, एक ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये इस तरह की ट्रायंगल जो ये स्केलन ट्रायंगल ली गई है ये सही मायनों में आइडेंटिकल ट्रायंगल कहलाएगी, जिसमें हर तरह की ट्रायंगल के लिए ये सूटेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या क्या जो हमारे थ्योरम के अंदर ट्रायंगल की ये नहीं कहा गया कि ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कोई ये स्केलन ट्रायंगल है, या तो ये ट्रायंगल इस तरह की ट्रायंगल लेनी चाहिए इसके अंदर जो हर ट्रायंगल के लिए सूटेबल साबित हो। तो ये मैंने जो ट्रायंगल ली है स्केलन ट्रायंगल और इसके तीनों एक्यूट एंगल्स लिए हैं, तो इससे एक तो ये है कि ये ट्रायंगल के अंदर तीनों बाइसेक्टर को डिफरेंट शो कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि आप इसके अलावा यहाँ देखें कि अगर यहाँ पर इसके जो एंगल्स हैं, अगर यहाँ पे ये एंगल देखें, ये एंगल भी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। जैसे ये एंगल जो है साइज़ में बड़ा है, इसके साथ ये एंगल छोटा है। इसी तरह यहाँ ये दोनों एंगल्स भी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ये भी एंगल डिफरेंट। जबकि वहाँ पर अगर आप उस ट्रायंगल के अंदर देखें वो एंगल्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि स्ट्रेट लाइन होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल के ज़रिए अब आपको मैं देखें अब इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर स्टेटमेंट हम देखें तो हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको कहा था कि आपको याद रखना है 11.11 का थ्योरम 11.1.1। तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो, एक राइट बाइसेक्टर हो, तो उसका कोई सा भी पॉइंट हमेशा उसके एंड पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस रखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि O के साथ OA और OB आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये बात मान लेंगे आप। तो
ये थ्योरम 11.1.1 ये है कह रहा है, तो हमने कहा कि हाँ जी ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम अगर इस राइट बाइसेक्टर को देखते हैं, एमओ राइट बाइसेक्टर को, दूसरा राइट बाइसेक्टर ये पहले से ड्रॉ हुआ था, तो इस राइट बाइसेक्टर पे भी ओ पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो अगर इस राइट बाइसेक्टर के तहत भी हम कह सकते हैं ओ ए और ओ सी भी आपस में बराबर है। जब ओ ए और ओ सी भी आपस में बराबर हो गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब ओ ए ओ सी आपस में बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत कि ओ बी ओ ए बराबर हैं, ओ ए ओ सी बराबर हैं, तो इसका मतलब है ओ बी और ओ सी ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों साइड आपस में आप कह देंगे कि बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है और हम P कह चुके हैं कि P जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि B को हमने बाइसेक्ट किया था, P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि OP जो है ये राइट बाइसेक्टर होगा। क्यों राइट बाइसेक्टर होगा? क्योंकि O पॉइंट जो है लाजमी, जब हम कह रहे हैं कि ओ बी और ओ सी दोनों आपस में इक्वल है, तो ये O पॉइंट लाजमी राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होगा, जो कि हमारा थ्योरम 11.1.2 है। उसके तहत हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट ओ जो है ये राइट बाइसेक्ट जो लाइन सेगमेंट है उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा, और राइट बाइसेक्टर को हम यहाँ ड्रॉ कर चुके कि ओ को पी से जब हमने ज्वाइन करा, तो हम कह सकते हैं कि ओ पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि जब ओ पी भी राइट बाइसेक्टर है और पॉइंट ओ से आप देख रहे हैं कि तीनों राइट बाइसेक्टर के साथ, यानी कि ओ एन और एम ओ और इसी तरह पी ओ, ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो राइट बाइसेक्टर है कॉनकरेंट है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब अपने थ्योरम की तरफ आते हैं कि हम उसका यानी कि गिवन और टू प्रूफ और फिर आखिर में प्रूफ इसका किस तरह करते हैं, चलें। तो देखें थ्योरम के अंदर सबसे पहले तो गिवन हमारे पास है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी। तो ये तो मैंने इसमें देखें दोनों आपको ट्रायंगल्स आमने सामने रखी हैं, ताकि आप बुक वाली ट्रायंगल को भी देख लें और जो मैंने जो स्केलन ट्रायंगल बनाई है इसको भी देख लें। अच्छा, बुक की ट्रायंगल आप ज़ाहिर बात है बुक में कहा गया है, तो आप बुक के ट्रायंगल को एग्ज़ाम के अंदर तो यही ट्रायंगल यूज़ कर लें, मगर इससे आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने इसमें भी ए बी सी बोला हुआ है और ये भी ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, अब उसके बाद टू प्रूव हमें क्या करना है कि राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉनकरेंट है, यानी कि राइट बाइसेक्टर, तीनों राइट बाइसेक्टर इसके, जैसे ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है और ये राइट बाइसेक्टर, ये तीनों कॉनकरेंट है, तो एक पॉइंट पे कॉनकरेंट हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर और ये राइट बाइसेक्टर ओ पॉइंट के ऊपर कॉनकरेंट हमें प्रूफ करने हैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अगर जैसे कि मैंने बताया कि दो राइट बाइसेक्टर्स तो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही हैं, तीसरा राइट बाइसेक्टर हमें प्रूफ करना होगा कि ओ पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे साथ साथ ये भी लिख दिया, थर्ड राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो हमें ये प्रूफ करना है सर। दो तो राइट बाइसेक्टर जैसे यहाँ पे अगर ले लें, ये दो राइट बाइसेक्टर होगा, एक ये एन ओ और एम ओ। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ओ पॉइंट भी लिख देता हूँ, ये ओ पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट हो गया, और ये एन ओ और एम ओ ये दोनों राइट बाइसेक्टर है, ओ पॉइंट के ऊपर टच हो रहे हैं। इसी तरह ये अब हमें प्रूफ करना है ये ओ पी, या इसको देख लें या इस फिगर को देख लें, तो ओ से पी को हमें ये भी राइट बाइसेक्टर हमें प्रूफ करना है कि ओ पी जो है राइट बाइसेक्टर है। अब इसमें हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है उसमें, तो जो हमने यहाँ ये लिखा, ड्रॉ एन ओ एम ओ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी एंड ए सी मीटिंग इन ओ। तो हम ये आपको याद होगा, मैंने शुरू में जो मैंने आपको अभी फिगर दिखाई है उसमें ट्रायंगल जो दिखाई थी उसमें सबसे पहले यही वर्क करा था कि एन ओ और एम ओ इन दोनों को मैंने शो किया कि ये दोनों पॉइंट
ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों राइट बाइसेक्टर है, देखने में नज़र आ रहा है बिल्कुल 90 का एंगल आ रहा है, यहाँ से भी 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर भी सेम यही चीज़ आ रही है कि देखने में तो ये नज़र आ रही है, मगर ये पॉइंट जो है ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो सी के साथ ये राइट बाइसेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। तो जैसे कि मैंने जो फिगर बनाई है अब इसके अंदर ओ पॉइंट के साथ जब हमने इसको मीट करा, आगे जैसे कि लिखा हुआ है बाइसेक्ट बी सी एट पी, बाइसेक्ट कर दिया पी को, पी के ऊपर एक पॉइंट हमने यहाँ शो कर दिया, पी एक पॉइंट है, सिर्फ हमने इसको मिड पॉइंट ले लिया पी को और फिर ओ पी को ज्वाइन करा। अभी ये हमने राइट बाइसेक्टर नहीं बनाया, सिर्फ हमने ओ से पी को ज्वाइन करा है। इसको राइट बाइसेक्टर हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद ड्रॉ हमने कर दिया ओ पी ओ ए और ओ बी ओ सी। तो इसी तरह ड्रॉ करा ओ ए ओ बी ओ सी और ओ पी, ये सबको हमने ड्रॉ कर दी, ये 4 लाइंस हमने ड्रॉ करी। ठीक है, दो ये हमारे पास सबसे पहले से गिवन थी, जो कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखी गई, उसूलन इसको गिवन में लिखना चाहिए था। जैसे कि आप जब आप थ्योरम 11.1.6 करेंगे या आपने करा होगा थ्योरम 10 मेरे ख्याल में 1.4 है, जिसके अंदर मीडियंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी गिवन के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे की गई है वो गिवन में है। और इसी तरह 11.1.6 में भी यही वाली चीज़ जो है, जो ड्रॉ एन ओ एम ओ राइट बाइसेक्टर यहाँ शो करें, वहाँ पे आप देखेंगे कि गिवन में वहाँ पर ये चीज़ शो हुई हुई है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ अब चलें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में इन्होंने कर दिया, बुक राइटर ने जो भी लिखा है इसको, अब यहाँ पर हमने भी इसको कंस्ट्रक्शन में कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने करना क्या है, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हमने प्रूफ करना है इसको कि ये ओपी जो है राइट बाइसेक्टर है। अब इसे प्रूफ किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ क्या करना है हमें, हम अगर ये तीनों हमारे पास देखेंगे, ये ओ बी ओ ए और ओ सी देखने में ही नज़र आ रहे हैं बिल्कुल इक्वल्स, ये लाइन सेगमेंट हैं ओ बी ओ ए और ओ सी। अगर इन तीनों को अगर हमने जैसे ओ बी ओ सी ओ ए के इक्वल कर दें और ओ ए को ओ सी के इक्वल, तो ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर होंगे। और अगर ओ बी और ओ सी बराबर होंगे तो मैंने आपको बताया था थ्योरम 11.1.2, तो उसके तहत हम कह सकते हैं कि ओ पॉइंट जो है ये लाई कर रहेगा इस बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो जब इसके बी सी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो पी पॉइंट भी हमने मिड पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब है ओ पी तो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे NO इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। NO इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। तो ये काम हमें, ये NO इज द राइट बाइसेक्टर क्यों कह रहे हैं, तो ये हमने काम किया है कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। अगर ये गिवन में किया होता तो गिवन लिखते, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जब NO इज द राइट बाइसेक्टर, NO राइट बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं O पॉइंट जो है O B के साथ और O का A के साथ डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि थ्योरम 11.1.1 याद कर लें कि उसके अंदर हमने कहा था कि राइट बाइसेक्टर का कोई सा भी पॉइंट हमेशा लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो हम कह सकते हैं OA कॉन्ग्रुएंट होगा OB के। और इसके रीज़न में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका पूरा पोस्टुलेट हम लिखेंगे, जो थ्योरम का हमारे थ्योरम 11.1.1 का पोस्टुलेट हम लिखते हैं इसको। तो ये देखिए, मैंने इसका पूरा पोस्टुलेट लिख दिया कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो इसके हमने
ओ ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ बी इसलिए लिखा क्योंकि कोई सा भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर का कोई सा भी पॉइंट जो है वो जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के से इक्वली डिस्टेंस रखता है। तो हम कह सकते हैं ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ बी। तो जैसे हमने ओ ए को ओ बी के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, इसी तरह हम इस एम ओ राइट बाइसेक्टर को कह सकते हैं, जो कि ए सी के ऊपर इसका राइट बाइसेक्टर है एम ओ। तो इसका डिस्टेंस ओ और ए का और ओ सी का भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। तो सिमिलरली करके हम ये चीज़ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ सी ठीक है। और इसमें रीज़न लिख सकते हैं कि एम ओ इज द राइट बाइसेक्टर, जो कि हमने ये लाइन यहाँ लिखी थी, अब यहाँ लिख देते हैं, इसके साथ इसका रीज़न हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का राइट बाइसेक्टर है एमओ, तो इस वजह से हमने कह दिया OA और OC आपस में कॉन्ग्रेंट है। जब OA OB के कॉन्ग्रेंट हो गया और OA OC के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं OB और OC भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई, जो कि आप पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं OB कॉन्ग्रेंट टू OC, OB कॉन्ग्रेंट टू OC, और इसको हम कह देते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो जब OB और OC आपस में बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट O जो है वो लाजमी BC के बाइसेक्टर के ऊपर ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी थ्योरम 11.1.2 की प्रॉपर्टी के तहत हम कह सकते हैं कि जो OP जो है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि OP क्या होगा, OP जो है राइट बाइसेक्टर होगा। तो OP इज द, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC का राइट बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो ये BC लिख दिया हमने, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न तो ये देखें, पूरा मैंने पोस्टुलेट ये लिख दिया कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो इसके जिसके तहत हमने यहाँ लिखा कि OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि O पॉइंट हम कह चुके हैं कि OB और OC जो है आपस में कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पर मैं जो ये O पॉइंट है, OB और OC आपस में कॉन्ग्रेंट है, हम कह चुके हैं। तो OB और OC जब आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, तो लाइन जो ये लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर O पॉइंट जो है उसका लाजमी उसका अगर इस लाइन सेगमेंट का अगर इस पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो O जो है उसके ऊपर लाई कर रहा होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि OP PB मिड पॉइंट है। तो हमने कहा कि OP इज द, इसका मतलब ये हो गया कि OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, और इसका रीज़न हमने लिख दिया कि थ्योरम 11.1.2 के तहत, जो कि पूरा थ्योरम यहाँ पे आपको इसका पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा।
जबकि बुक में सिर्फ थ्योरम का रेफरेंस दिया हुआ होता है कि थ्योरम 11.1.2। तो ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे उसका रेफरेंस इस तरह 11 थ्योरम 11.1.2 लिख दें आप। तो इसका आपको पूरा पोस्टुलेट यहाँ लिखना लाजमी है, ठीक है। तो ये हमने ये लिख दिया। अब इसके तहत हम मज़ीद हम आगे हम इस कह सकते हैं कि जब हमने ओ पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट हो गए। तो हम क्या हैं, राइट बाइसेक्टर जो है, ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स of sides of the sides of a triangle is concurrent। तो हम इसको ये हम प्रूव करना था, ये हमने concurrent 8.0 भी लिख सकते हैं साथ साथ 8.0 और आखिर में हम लिख देंगे कि QED। तो ये हमारा आज का थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि इसमें मैंने दो फिगर्स के तहत आपको एक ये स्केलन ट्रायंगल बनाई और एक ये ट्रायंगल जो बुक की थी उसके उससे चाहे आप समझने के लिए लाजमी ये ट्रायंगल ज़रूर यूज़ कीजिए कि ताकि इससे आपको समझ में आए कि बाइसेक्टर का साइज़ कुछ भी हो और ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब इसका एक और इस रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी बात एक और जो इसमें अभी मैंने नहीं बताई आपको, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर इस ट्रायंगल जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हमने ये तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें या इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें या इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम मीडियन ड्रॉ करें, तो चारों फिगर्स बिल्कुल सेम होंगी जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक स्केलन ट्रायंगल लेते हैं जैसे कि वही ट्रायंगल जो कि मैंने ली थी, उसके तहत अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसका सेंटर इस पॉइंट के ऊपर होगा जो थोड़ा आपको देखने में नज़र आ रहा है ट्रायंगल के थोड़ा लेफ्ट साइड के ऊपर है। और यही स्केलन ट्रायंगल के ऊपर अगर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर आ रहा है। और इसी तरह अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम, एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स के साथ हम ड्रॉ करते हैं, तो ये एल्टीट्यूड कहलाता है। एल्टीट्यूड जो ड्रॉ हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल के अंदर। और नंबर 1 के ऊपर जो ये मीडियन बनाया था मैंने, ये मीडियन बिल्कुल देखें सेंटर में आ रहा है, इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आ रहा है। और मीडियन का जो सेंटर होता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। इसी तरह जो अल्टीट्यूड का सेंटर होता है उसको ऑर्थो सेंटर, इसी तरह एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर कहलाता है और राइट बाइसेक्टर का सरकम सेंटर। मीडियन का सेंट्रॉइड जो है ये इसके ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अगर इस ट्रायंगल के ऊपर, इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो ये चारों जो हमने अलग अलग जो यहाँ पे मीडियंस, अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो उन चारों के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रायंगल यानी कि इसी ट्रायंगल के ऊपर ये चारों
आपको नज़र आएंगे कि अगर मैं कहूँ कि ये एल्टीट्यूड ड्रा हुआ है तो आप कहोगे हाँ जी एल्टीट्यूड है, क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, ये एल्टीट्यूड नज़र आ रहा है। इस तरह से भी 90, इधर साइड इस साइड से भी ये 90 हो रहा है, वर्टेक्स के ऊपर तीनों वर्टेक्स पे आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ ये मीडियन है, तो मीडियन के लिए क्या ज़रूरी होता है, मीडियन मिड पॉइंट जो होता है, कोई सा भी मिड पॉइंट और उसके साथ वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, तो इसमें मिड पॉइंट के साथ वर्टेक्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो ये कहते हैं मीडियन भी है। फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है एंगल बाई सेक्टर, तो एंगल देखने में नज़र आ रहे हैं दोनों एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, अगर हम कहते हैं कि ये एंगल बाई सेक्टर है तो एंगल भी देख लें इसके बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं, दो यहाँ से भी एंगल इक्वल हो रहे हैं बिल्कुल। अ, तो तीनों साइड से आप देख लो कि एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये इसको हम कह सकते हैं एंगल बाई सेक्टर। तो ये तीनों एंगल बाई सेक्टर भी नज़र आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए राइट बाई सेक्टर, तो राइट बाई सेक्टर 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री नज़र आ रहा है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये राइट बाय सेक्टर। यानी कि अगर चार अलग अलग स्टूडेंट को कहा जाए कि मेडियन बना के लिया हो, एल्टीट्यूड बना के लिया हो, राइट एंगल बाय सेक्टर और राइट बाय सेक्टर, अगर वो चारों स्टूडेंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये काम करेंगे, तो ये चारों के चारों की फिगर एक ही होगी। तो इसका मतलब फिर हम किसकी फिगर को सही माने कि किसने जो है ये जो ट्रायंगल के ऊपर एल्टीट्यूड बनाया है या मीडियन बनाया है या फिर एंगल बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर, तो चारों की फिगर सेम हो जाएगी। तो इससे अ, इससे क्या पता चलता है कि हमें लाजमी ऐसी ट्रायंगल लेनी चाहिए जिसमें इन सब का जो इनके सेंटर पॉइंट है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट हम कर सकें कि मीडियन क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, और इन सेंटर यानी कि एंगल बाई सेक्टर क्या होता है और राइट बाई सेक्टर क्या होता है। तो इसके लिए स्केलन ट्रायंगल और ऐसी स्केलन ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से लेस हो यानी कि एक्यूट हो। अगर 90 से ग्रेटर हो जाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम राइट बाई सेक्टर बनाने जाते हैं तो राइट बाई सेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो ट्रायंगल से बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से बेहतर ये होता है कि हम क्या करें, हम इनके तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट लें। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ आया होगा, और जो मैंने ये बात आपको समझाना चाहिए ये भी आपको इन फिगर्स के मुतालिक भी थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।